बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आज आप फैसलाबाद स्टेडियम में 17 साल के बाद क्रिकेट की वापसी में बहुत खुश होंगे। मैं हूँ खुश बिकॉज़ आई बिलीव कि लाहौर, कराची और इसके साथ साथ रावलपिंडी, यहाँ पे हम बहुत रेगुलर मैचेस देखते हैं। और कुछ ना कुछ अब चूँकि माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, हमारी अपनी लीग होती है, मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेडियम्स जहाँ पर ज़रूरत है क्रिकेट के रिवाइवल की। आज हम उनमें से एक स्टेडियम की बात करने वाले हैं, फैसलाबाद स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम। 2008 के बाद ही पहली बार जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसकी वापसी हुई है। और ये स्टेडियम जो है मेज़बानी करेगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो वनडे सीरीज़ है। इसमें आज पहला मैच है और इस मैच के लिए तैयारी पूरी है। ये फैसलाबाद के शायकीन के लिए समहाउ एक बहुत खुशी का मौका है, बल्कि ओवरऑल हमारी जो कौमी क्रिकेट है, आई होप कि उसके भी एक नए दौर का आगाज़ साबित हो। और शहर भर में बहुत जोश व खरोश भी देखने में आ रहा है। इकबाल स्टेडियम के तमाम जो टिकट्स हैं वो भी फ़रोख्त हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया ने भी जो ओवरऑल इंतज़ामात किए हैं वो बहुत बेहतरीन किए हैं। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं और जो दुकानें उनको आर्जी तौर पर बंद किया गया है। स्टेडियम के अतराफ मुकम्मल सिक्योरिटी है। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शकील खटक हमें मज़ीद इन तैयारियों के हवाले से बता रहे हैं। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट को आफ्टर 17 ईयर्स फैसलाबाद कैसे वेलकम करने वाला है, इस हवाले से जी शकील बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए, फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बाकायदा अब जो बहाली है वो हो चुकी है। एक लंबा अरसा अहलियाने फैसलाबाद ने इंतज़ार किया इस मौके का, इस पल को एंजॉय करने का। तकरीबन 17-18 साल का जो अरसा है वो बीत चुका हुआ कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई थी। गो कि स्टेडियम बहुत पुराना है, यहाँ पर बड़े तारीखी मुकाबले भी हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तो जैसे रूठ ही गई थी फैसलाबाद से, क्योंकि बल्कि पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी। और उसके बाद फिर जब कमबैक हुआ, फिर लाहौर, कराची और पिंडी में ही सिर्फ मैचेस होते थे। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जैसे चैंपियंस कप में वादा किया था कि यहाँ पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करेंगे, तो उन्होंने आज वो वादा पूरा कर दिया। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आज पहले वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल हो रही हैं फैसलाबाद की इसी तारीखी इकबाल स्टेडियम में। अगर मैं फिलहाल मैच में पहले तैयारियों के हवाले से बात करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इस वक्त फैसलाबाद का स्टेडियम आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। आउटफील्ड भी तैयार की जा चुकी है, पिचेस तैयार हैं यहाँ पर, जबकि जो इंक्लोजर्स है वहाँ पर भी साफ़ सुथराई का अमल मुकम्मल किया जा चुका हुआ है। 2 बड़ी स्क्रीन्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देख सकेंगे। यहाँ पर तीनों दिन हाउसफुल है। जो 3 मैचेस हैं उनके लिए तमाम तर जो टिकटें हैं अभी तक फ़रोख्त हो चुकी हैं। तकरीबन 16 से 17 हज़ार की कैपेसिटी है इस स्टेडियम के। स्टेडियम के बाहर भी सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मेहमान टीमों को स्टेडियम लाने के लिए और ले जाने के लिए जो रास्ते हैं वहाँ पर बड़ी कड़ी निगरानी भी की जा रही है पुलिस की जानिब से। ज़िले इंतज़ामिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तमाम तर जो इदारे हैं वो एक पेज के ऊपर भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस तारीख के हवाले से बात करें तो हमारे साथ सीनियर साफ़ी भी मौजूद हैं, शाहिद हाशमी साहब भी। शाहिद भाई, बहुत तारीखी स्टेडियम है। अगर हम जिक्र करें, कहाँ डेनिस लिली ने कहा था कि मेरी तो यहाँ पर कब्र खोदी जाए जब उनको विकेटें नहीं मिल रही थी। फिर इंग्लैंड की यहाँ पर लड़ाई शकूर राना के साथ उनके कप्तान माइक गैटिंग की। फिर एक टेस्ट मैच हमारा पूरा ही धुंध की नज़र हो गया था, यहाँ पर इतनी धुंध थी कि मैच नहीं हो सका था। कई तारीखी मुकाबले इस स्टेडियम ने देखे हैं। आज जब इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है, आप खुद कैसा फील कर रहे हैं? एक लंबे अरसे से आप भी स्पोर्ट्स कवर करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, बहुत ही यादगार मौका है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है फैसलाबाद में। यहाँ के लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। यहाँ के बच्चों के लिए बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेले फैसलाबाद के, उनमें सईद अजमल सबसे बड़ा नाम है। और बच्चों को यानी ज़ाहिर शौक़ उस वक्त होता है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और जिस तरह आपने कहा, बड़े यादगार यहाँ पे टेस्ट मैचेस या बड़े यादगार वनडे हुए हैं। और टेस्ट मैच, वो मेरा भी पहला टेस्ट मैच था जो 1998 में, जब जो फॉग की नज़र हो गया। 5 दिन हम स्टेडियम आते थे, 5 दिन मैं और अब्दुल रशीद शकूर, किसी दिन भी एक बॉल नहीं फेंकी गई। और फिर यहाँ से जाना भी एक बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए कि फॉग इतनी थी, फ्लाइट्स भी नहीं चल रही थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ गए। तो इस स्टेडियम ने बड़ी तारीख देखी है, बड़े मैचेस देखे हैं और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट। पीसीबी की इन काविशों को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अब तो इवन कहा कि मैं कोयटा और पेशावर के अंदर भी मैचेस करवाऊंगा जैसे वहाँ पर हालात ठीक होंगे। फैसलाबाद एक ऐसा स्टेडियम था जहाँ पर सिक्योरिटी तो ठीक थी, लेकिन आज यहाँ पर अब जो साउथ अफ्रीका की टीम है, इवन शाहीन भी आज खुशी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने जब गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो खिलाड़ी भी इवन खुश नज़र आ रहे हैं।
बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा स्पेशल मौका है कि फैसलाबाद में आके खेल रहे हैं और उन बच्चों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए, उन फैंस के लिए कि वो शाहीन शाह अफरीदी को, बाबर आजम को, रिजवान को, फ़खर को, नसीम शाह को यहाँ अपनी आंखों के सामने स्टैंड में बैठकर खेलते देखेंगे। तो खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका है और सबसे बढ़कर तो फैंस के लिए। और पीसीबी को चाहिए मज़ीद भी स्टेडियम्स डेवलप करें, इस स्टेडियम की हालत बेहतर करें, इसलिए कि अगर आप पड़ोस मुल्क में देखें तो 50 ओडीआई वेन्यूज़ हैं इंडिया के पास, 50, और 10 ऐसे हैं जहां पे वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, हम उनके पैसों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनकी शिद्दत पसंदी, उनकी दुश्मनी का हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी फ़ौज करती है उसका मुकाबला, लेकिन हमें अपने ग्राउंड्स बनाने होंगे ताकि हम मज़ीद इंटरनेशनल इवेंट्स करवा सकें। इस साल हमें चैम्पियंस ट्रॉफी मिली थी जो एक बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान के क्रिकेट। देखिए, जिस तरह आपने शाहिद भाई की भी बातें सुनी है कि यहाँ पर जो फैसलाबाद का स्टेडियम है, नो डाउट एक अच्छा तोहफा है अहलियाने फैसलाबाद के लिए कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। दो बड़ी टीमें आज यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हो रही हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की। गुज़िश्ता रोज़ भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ पर इस स्टेडियम की थोड़ी सी हालत ज़ार का अगर हम जिक्र करें तो अपग्रेड होने वाला है। 1970s का ये स्टेडियम चली जा रहा है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कोई इसके ऊपर तरक्याती काम नहीं हुआ, उसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो यकीनी तौर पर जब ये अपग्रेड होगा, यहाँ पर बाकायदा तौर पर सिटिंग होगी यहाँ पर शौकीन क्रिकेट के लिए, तो मेरे ख्याल है ये एक और भी अच्छा इजाफा होगा यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में। जिस तरह से पेशावर का स्टेडियम पूरा अपग्रेड हो रहा है, इसी तरह से ये जो इकबाल स्टेडियम है जब अपग्रेड हो जाएगा तो मेरा ख्याल है जो नया लुक है उसको देखने के लिए भी शौकीन क्रिकेट और ज़्यादा जोश खरोश देंगे। देखते हैं, आज का पहला मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की दोनों टीमें बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। शाहीन अफरीदी पहली बार कप्तानी करेंगे वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की, जबकि इसी तरह से साउथ अफ्रीका के भी कप्तान जो मैथ्यू ब्रिस्की हैं वो पहली बार उनकी कप्तानी करेंगे। देखते हैं कि मैच कौन जीता है, लेकिन यहाँ पर तैयारियाँ पूरी तरह से मुकम्मल हैं। जी, थैंक यू वेरी मच शकील खटक, बहुत शुक्रिया। तैयारियां मुकम्मल हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के अंदर आज पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेगी। कौमी स्क्वाड की बात करेंगे और इस पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप तैयार हैं फैसलाबाद के लोगों की तरह इस मैच के लिए? अस्सलाम वालेकुम। ऑब्वियसली क्योंकि आज फैसलाबाद से, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि दाल चावल तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ मशहूर भी हैं घंटा चौक के। लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप स्लो एंड स्टडी एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ग्राउंड्स को। आपको पता है कि बहुत अरसे से हम बात करते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट को इतना अरसा हो गया वापस पाकिस्तान में आए हुए, तो आपको इन स्टेडियम्स को बढ़ाना पड़ेगा, जो पूल ऑफ क्रिकेट जो ग्राउंड्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। आपका फैसलाबाद की बात करें, 17 साल के बाद यहाँ पर मैचेस खेले जाने। गुजरांवाला एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम आपका है। सियालकोट की बात करें तो बहुत से ऐसे स्टेडियम्स हैं जिनको रीवैम्प करने की ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खाली जिम्मेदारी नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है एक मॉडल चल चुका है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो उसके तहत आप कुछ ना कुछ रीवैम्प कर सकते हैं। लेकिन फैसलाबाद में क्योंकि अभी भी मैं मौजूद था जहाँ पर एक प्रीमियर अपना टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था टीम के साथ, तो ये जैसे उन्होंने अभी बात भी कर रहे थे कि ये डेनिस लीली ने भी कहा था कि मेरी कबर यहाँ पर खोदें, क्योंकि ये विकेट ऐसी है अगर गर्मियाँ हो तो स्पिनर्स को ज़्यादा कहीं ना कहीं सूट होती हैं। तो अभी क्योंकि सर्दी का मौसम आपको पता है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर फुल ऑफ रन्स होगा। कल भी अगर विकेट में फिजिकली तो मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो टूर्नामेंट में हम मौजूद थे यहाँ पर सही प्रॉपर बेल्टर था, प्रॉपर रन्स भी होते रहे। T20 में पीसीबी के टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। शायकीन क्रिकेट जो उनसे हैं वो पिंडी वालों को टफ टाइम जरूर देंगे। यहाँ पर फुल स्टेडियम भरा होता है। कल भी जिस वक्त पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो जो मुझे खबर आ रही थी वो यही थी कि ग्राउंड के बाहर बहुत से लोग मौजूद हैं। वो चाह रहे थे कि हम इन सेशन जो उनसे हम लोग प्रैक्टिस देख सकें, क्योंकि आपको पता लॉ नहीं होता, तो बहुत अरसे के बाद क्रिकेट हो रही है ना। तो ये चीज़ होती है जब एक नया सिटी आपको मिलता है, जो लोग कह सकते हैं क्रिकेट तरसे में देखने के लिए अपने स्टार्स को सामने देखते हुए, तो उनमें एक तो एंथुजियाज्म भी पैदा होता है। दूसरा, इन छोटे इलाकों, छोटा इलाका तो नहीं ऑब्वियसली, मैनचेस्टर कहा जाता है इसको दुनिया का, लेकिन इन इलाकों के लिए खास करके मैं कहता हूँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको पता है लोगों के लिए क्रिएट करता है ये, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैवल करके यहाँ पर मैच देखने आते हैं, होटलिंग है, डिफरेंट चीजें आप लोगों को, तो सपोर्ट भी करता है लाइवलीहुड को। एक अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है। कल मुझे एक अच्छी बात लगी, इख्तलाफात तो बहुत उनसे रहते हैं, लेकिन कल एक अच्छी बात लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे पूछा गया कि आप क्या इस सीरीज के कप्तान हैं या आगे भी आप कप्तान रहेंगे, तो उन्होंने एक अच्छी बात की कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैंने पाकिस्तान टीम को लीड करना, पॉजिटिव रहना है, और ये अपना हम लोगों ने टूर्नामेंट जो सीरीज है अपने जीत के हम लोगों ने एक अच्छा स्टार्ट लेना है। तो एक अच्छा लगा कि पॉजिटिविटी वहां पर आपको नजर आई। बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, रिजवान वापस आ रहे हैं, फखर जमान आपको वापस नजर आ रहे हैं, फिर ग्राउंड नया है, यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशंस डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू जब हम पिंडी की बात करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। फिर मैं कह रहा हूँ कि नया ग्राउंड है,
जो लोग बैठ के, मुझे थोड़ा सा माजरत, शायद मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना ज़रूर होगा कि बैठ के टीवी के ऊपर, या जिन्होंने टेप बॉल भी शायद नहीं खेली होती, वो बैठ के आराम से बात कर देते हैं कि सी टीम है पाकिस्तान के खिलाफ जो खेल रही है, पाकिस्तान सी टीम से जीता है। मैं पाकिस्तान नहीं खेला, मैं नॉन टेस्ट नेशन खेला हूँ यूएई की तरफ से। तो कोई भी बंदा खेल रहा हो ना, याद रखिएगा, किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो मुल्क है ना वो मार खा के ऊपर आता है, उसको कोई प्लेट में ऐसी देता नहीं कि आके आप इंटरनेशनल खेल लो, आप जीते हो। तो इसको मैंने कहा ना, मेरे इख्तिलाफात बहुत हैं इस टीम के अंदर, मैं T20 की बात करूं, लेकिन मुझे भी मानना पड़ेगा कि यार अच्छा लड़के खेले हैं, आपको देखें अप्रिशिएट करना है। आप हर जगह हम बैठ के कसूरवार इन प्लेयर्स को नहीं कर सकते, जो एक सेटअप पूरा कसूरवार है उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, प्लेयर्स को तो हम आराम से पूछे, क्योंकि लाइमलाइट में ना सामने है प्लेयर, उसको तो आप कह देंगे। जो बैकएंड पे जो सारे मामला हैं उसको तो कोई हाईलाइट नहीं करता। तो खुदारा इनको सपोर्ट करें। मैं खुद भी कहता हूं, मैंने कहा कि मैं इन पे तनकीद करता हूं, लेकिन मुझे पता है यार टीम है ये। मैं वो क्रिकेटर हूं जो शायद आखिरी ओवर तक मैच देख रहा होता है बैठ के, लेकिन बैठ के बाहर कहना सी टीम है जी, सी टीम के खिलाफ हम लोगों ने अच्छी परफॉर्म किया है, इस सी टीम के खिलाफ मैं आपको भी उतार दूं ना तो मुझे पता है आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, तो ना बोला करें इस चीज़ पे। अच्छा, नहीं, आई सो अग्री विद दैट अवैस। और मुझे लगता है कि हम खुद जहाँ पे टीवी पे बैठ के, आप भी होस्ट करते हैं एक प्रॉपर शो, मैं भी कर रही हूँ, हम ट्रांसमिशंस भी करते हैं, हम क्रिटिसिज्म ज़रूर करते हैं, बट वी रियली वांट डीप डाउन, हम चाहते हैं कि कोई हमें गलत साबित करे, ये प्लेयर्स हमें गलत साबित करें। हमारी कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लव क्रिकेट, और हमारी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम खेले, फाइट करे। दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, दैट शुड बी डन, राइट। वैसे ये जो भी आपने एक बात की, दो के हमारा टॉपिक से ज़रा हम हट रहे हैं, बट स्टिल मेरा एक कंसर्न प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे सवालात के ऊपर भी होता है, बिकॉज आई बिलीव कि एक तरफ आप इंटरनेशनल क्रिकेट, हम कह रहे हैं जी हमारी टीम आई है, साउथ अफ्रीकन टीम आई है, कोई भी टीम आकर खेल रही है, चाहे वो जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, हमें थोड़ा एज जर्नलिस्ट भी, और मुझे लगता है कि समहाउ नेशन भी, थोड़ा पेशेंट होने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चनिंग योर हीरोज़। आप अपनी टीम से जब सवाल कर रहे होते हैं, हम बहुत हार्श और बहुत समहाउ बिलो द बेल्ट सवालात भी अपने प्लेयर्स से कर रहे होते हैं। कल में शाहीन शाह अफरीदी की भी आप बात करें, इससे पहले भी हमने शान मसूद के साथ भी एक ऐसा वाक़या देखा है, बहुत दफ़ा होता है। इस पे ज़रा मुझे बताएं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा फ़िल्टर करके सवालात को भी करना चाहिए। दो के एक जर्नलिस्ट का काम है कि वो डायरेक्ट सवाल करे, बट स्टिल समहाउ थोड़ा सा लिहाज। देखिए अरबला, सबसे बड़ा एक मसला ये है कि हीट ऑफ द मोमेंट होती है। मैंने कहा ना कि चाहे वो हम, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्रिकेटर्स रहे हैं, हम अपनी अगर फील्ड की मैं बात करूं, या आप लोगों की फील्ड की, या किसी जर्नलिस्ट की फील्ड की बात करूं, कभी ना कभी बुरा पैच आता है या वो दिन अच्छा नहीं होता। आपको उस चीज़ को भी नजर देखना पड़ता है, उस मामले को। आई नो कि पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप छोटे बच्चे को भी उठा के पूछ लो ना कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, वो आपको हर बात बता देगा कि ये मसले, क्योंकि क्रिकेट एशिया के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेट करती देखी जाती है। सिर्फ मसला इस चीज का है कि जब सहाफी, खास करके, रिस्पेक्ट सबकी मुझे है, लेकिन शायद उनको भी अब एजुकेट करने की इस चीज पे जरूरत है कि यार आप सवाल अगर कर रहे हो, जो तल्ख सवाल होता है उसका भी एक तरीकाकार होता है, उसका भी एक टाइम होता है पूछने का। मैं मानता हूं कि मैंने कहा ना कि हम वो लोग हैं जो कि हम आखिरी बॉल तक मैं मैच देखता हूँ। ऑब्वियसली मेरा काम है, मैं खेला हुआ हूँ, मैंने देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो हालात उस वक्त ऐसे कुछ बन जाते हैं कि मुझे तवक्को बहुत ज्यादा टीम से होती है, और मैं सवाल जाके जब फेंकता हूँ एक प्लेयर के ऊपर, उस वक्त मेरे ज़हन से शायद ये बात निकल जाती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। हमारा एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, पता है, पाकिस्तान क्रिकेट में ही हम एशिया क्रिकेट की बात करते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, बड़ी टीम्स है ना दोनों की। यहाँ पर हम स्टार बनाते हुए ना एक चीज भूल जाते हैं कि वो इंसान भी है। जिस वक्त वो नीचे गिरता है ना साइकोलॉजिकली अंडर 19 या अंडर जो एक टीन एज उसकी होती है, उसके अंदर वो इतना स्ट्रांग फाइनेंशियली नहीं होता कि अपने वो साइकोलॉजिकली उस पर काम कर सका हो, या इस सूरत हाल से वो गुजरा नहीं होता कि आप उसको कहें कि मैंने उसको इतना स्ट्रांग बनाया कि कल को अगर वो नीचे गिरता है तो उसको वापस उठना भी आता हो, जब तक उसने मार ना खाई हो जिंदगी के अंदर। हमारा ये सबसे बड़ा इशू है। मैं फिर कहता हूँ, बाबर का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। 2 साल के बाद लगभग उसको मैन ऑफ द मैच मिला। इस पीरियड के अंदर जितना क्रिटिसिज्म हुआ, सारे मामलात हुए, स्टार किसने बनाया था? स्टार मैंने बनाया, आपने बनाया, फैंस ने बनाया। स्टार कोई वो खुद तो नहीं अपना लगा के चेस्ट पे आके मुझे स्टार को तो उसके मैं सबसे बड़ा स्टार हूँ। जिस वक्त वो नीचे गिरा, आपको सपोर्ट करने की जरूरत थी, साइकोलॉजिकली उसको हेल्प करने की जरूरत थी। मैं हूँ, बहुत से लोग हैं, हमने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। उसका कसूर क्या है? मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा एक इशू, पता है कसूर क्या होता है? चाहे फिर मैं वही कहूंगा कि आप हैं या हम हैं या
क्रिकेटर्स हैं, हम लोग स्क्रीन पे, Yeah. लोग मुझे देखेंगे, आपसे बात करेंगे, लोग उससे बात करेंगे और कहेंगे हाँ जी इसने बात की थी, ये तो सारा कसूरवार है। Yeah. बैकएंड पे जो मामला जहां से आपको इंस्ट्रक्शंस हैं या बैकएंड पे जो मामला छेड़े जाते हैं उसका कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो चीज सामने टीवी पे नहीं आती। हम प्लेयर्स को तो कह देते हैं ना कि प्लेयर्स को फारिग कर दो, कोच को फारिग कर दो, सिस्टम को कब फारिग करोगे? आपका जो पीछे सिस्टम बैठा हुआ है जहां से प्लेयर्स बिल्ड होके आते हैं, मैं अंडर 17 की बात करूं, अंडर 19 की मैं इसलिए बार बार अंडर 19 की बात करता हूं, यहाँ से स्टार्स पैदा होते हैं। जो एडम मार्करम है, जो साउथ अफ्रीका का जो कैप्टन भी रहा है, अंडर 19 वर्ल्ड कप उसने जितवाया, साउथ अफ्रीका का इंटेग्रल पार्ट रहा है वो। आप बवुमा की अगर स्टेटमेंट उठा के देखें, उसने कहा कि लोग जो है वो स्टैट्स देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर के प्लेयर का रीसेंट स्टैट क्या है, उसको टीम में सेलेक्ट करते हैं। मेरा डिफरेंट तरीका कार है, मैं देखता हूँ प्लेयर ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन सा इस सूरत हाल के अंदर लग रहा है, मैं उसको उठाता हूँ। माकरम ने उनको बड़े से बड़े मैचेस जितवाए हैं। सिर्फ मसला क्या है कि मैंने कहा ना कि उनके पास बैकअप का प्लान है, अंडर 19 का प्लान है, अंडर 17 का प्लान है, जहां से प्लेयर को साइकोलॉजिकली आप बनाते हो। हमारा मसला ये हम नहीं बनाते। फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या बहुत से ऐसे फ्रेंचाइज के अंदर भी जो मीडिया को देख रहे हैं, जो मैं मीडिया मैनेजर्स की बात कर रहा हूं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा बंदा जिससे सवाल करवाना है, जो प्रॉपर लिखता हो। वो एरे गहरे से भी सवाल करवा लेते हैं, वो आगे से सवाल जो पूछता है फिर आगे बैन लगवा देते हैं या कोई और मामला आ जाते हैं, एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं देते। ये चीजें मैंने कहा ना, एजुकेट करने की जरूरत है इस चीज को, है ना। हम टॉपिक से जरूर डाइवर्ट करें, लेकिन एजुकेट करने की जरूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने खुद एज अ क्रिकेट व्यूअर समटाइम्स ऑब्जर्व किया है कि जब इस तरह की प्रेस टॉक्स हो रही होती हैं, कोई ऐसी बात हो रही होती है, हम बहुत डिसग्रेसफुल अंदाज में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं क्रिकेटर से, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हीरो भी तो हमने ही बनाया है ना उनको, तो फिर आप पेशेंट भी रहें समहाउ कि आपने उनकी बैड डेज पे और उनके गुड डेज पे उनका साथ देना है। अच्छा, अब क्विकली अवैस, हमारी टीम कॉम्बिनेशन जी, आपने अभी खुद भी कहा कि हमारे पास अब अच्छे लास्ट जो हमने T20 सीरीज़ देखी अच्छा परफॉर्म किया है। अब शाहीन शाह की जो कैप्टनसी है उसके अंदर अब खेलने वाले हैं लड़के। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि आज हमें किस बात का एज होने वाला है और किस चीज़ को हमें फोकस में रखना पड़ेगा? देखिए, फुल ऑफ रन्स है विकेट। फिर मैंने कहा क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट पीसीबी का हुआ तो बहुत से प्लेयर्स एक्सपीरियंस भी हैं, यहाँ पर खेले हुए हैं, उन्होंने रन्स भी यहाँ पर किए हैं। बाबर को रन्स यहाँ पर आपने देखा है करते हुए, क्योंकि वही डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था, सारा क्राउड उसी की वजह से यहाँ पर मैचेस देखने आया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है कि पाकिस्तान का नया कप्तान है, आपने सीरीज को जीतना है 3-0 से, क्योंकि पाकिस्तान का वनडे के अंदर, फिर मैं कह रहा हूँ कि पैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेज हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे पता है आखिरी कप्तान रिजवान है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, हमने हिस्ट्री भी क्रिएट की थी। यहाँ पर नए कप्तान है, फास्ट बॉलर का ऐसा कप्तान थोड़ा सा इसलिए मैं कहता हूँ कि चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसने अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखना है, क्योंकि उसने रेगुलर फेसेस के ऊपर उसने वो 10 ओवर भी करवाने हैं, फिर उसके बाद अपने आप की फिटनेस को भी मेंटेन करना है, तो आसान नहीं होता। अच्छी बात है कि कॉम्बिनेशन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है T20 से, क्योंकि फ़खर वापस आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, रिजवान है, बाबर आजम है, यहाँ पर थोड़ा सा हसीबुल्ला को इन्होंने सेलेक्ट किया है। मैं फिर ये कहता हूँ कि मुझे पता है इतना बड़ा सैम्पल साइज नहीं है, 3 मैचेस हैं, लेकिन उनको क्या चांस मिलेगा नहीं मिलेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर सुफियान मुकीम को आई डोंट नो किस लिए ड्रॉप किया गया है पाकिस्तान टीम से, अभी तक रीज़न समझ में मुझे नहीं आ रही T20 से और वनडे से। लेकिन ये मैच एक अच्छी बात, फिर मैं कह रहा हूँ कि न्यू वेन्यू है। ऑब्वियसली विकेट डोमेस्टिक के अंदर डिफरेंट थी, जो हम उधर मौजूद थे, इंटरनेशनल इस पर थोड़ा सा काम किया होगा, लेकिन कल जो पिक्चर्स आ रही थी फिजिकली तो वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन पिक्चर्स को आप देख के अंदाजा लगाते हो कि फुल ऑफ बेल्टर है पाकिस्तान। आई गेस जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश यही करेगी पहले बैटिंग करे, थोड़ा सा रन्स का अंबार लगाए यहाँ पर। लेकिन बाबर के ऊपर बड़ा रिलायंस फिर मैं कहता हूँ होगा कि बाबर आजम मिडल ऑर्डर के अंदर रिजवान किस तरीके से इनिंग्स को ग्राफ्ट करते हैं। सलमान अली आगा भी आपको पता है इसमें मौजूद होंगे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये आपका लिथल वेपन्स हैं, ये किस तरीके से पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट देते हैं। क्योंकि T20 और वनडे क्रिकेट के अंदर मुझे पता उनके बड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका एक लीथल साइड है, वो फ्लैबॉइंट क्रिकेट खेलेंगे, जो हम बार बार बात करते हैं ना स्ट्राइक रेट वाली, उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि प्रॉपर स्ट्राइक रेट वाला फेंटा आपको लगा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपनी जो कॉम्बिनेशन है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन खास करके, उसमें किस तरीके से रद्द-बदल करता है। बिल्कुल ठीक है। और क्विकली साउथ अफ्रीकन टीम में जैसे आपने भी खुद कहा कि पोटेंशियल है कि हमें टफ टाइम दे सकते हैं, और दिया भी है उन्होंने, ऐसा नहीं है। हमें अपने प्लेयर्स जो कि बाबर आजम ने लास्ट टाइम हमने देखा है कि अच्छी एक इनिंग्स खेली है, उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज भी बाबर का बल्ला चलेगा और ही विल स्कोर सम गुड नंबर्स। तो क्या आपको लगता है कि बाबर की स्ट्रैटेजी समहाउ हमने देखा है कि एक मोमेंटम बिल्ड होने में इट टेक्स सम टाइम, राइट?
आज के मैच में उनके लिए भी खासी एक्सपेक्टेशंस हैं अवाम की, चूँकि वो अब फैसलाबाद में खेल रहे हैं और उनके लिए भी बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होगी समहाउ। देखें, बाबर से पहले तो मैं साइम पे आना चाहूँगा, क्योंकि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है। आपने बहुत से मौके भी दिए साइम अयूब को कंसिस्टेंटली। आपके सामने अगर 7वां उनका डक था इस दफ़ा जो T20 के अंदर वो आउट हुए हैं, रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पे किया। मुझे पता है कि एज उनके पास है कि वो बॉलिंग से परफॉर्म करें, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी उससे कि भाई तुम ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हो, तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत मुझे बैटिंग में है। पिछले मैच के अंदर, इससे पिछले मैच में उसने परफॉर्म जरूर किया, लेकिन इन पैचेस की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, और बाबर आजम जैसा एक प्लेयर, क्योंकि ज़्यादातर बाबर आजम की स्टार्ट 5वें ओवर्स में करोगे उसकी बैटिंग आ जाती रही है, जो सूरत हाल पाकिस्तान की टीम आपने देखी है। वो ऐसा प्लेयर है जिसको थोड़ा सा टाइम क्रीज के ऊपर चाहिए, उसके बाद उसकी डिफरेंट मॉड गेम होती है। मसला ये था कि शायद बाबर आजम से हम तवक्को कुछ और कर रहे थे कि वो जो हमने एक रट लगाई ना स्ट्राइक रेट वाली, आप उठा के उनको प्रैक्टिस सेशंस में भी आप उठा लें। मैं T20 से पहले की बात कर रहा हूँ कि थ्रो डाउन्स की बात कर लें, जहां पर आप कोशिश करते हो कि ग्राउंड के अपना नीचे आके हिट करो स्ट्रोक्स को, तो वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे थे। शायद उनको उस चीज़ को दिमाग में बिठाया जा रहा था। वेरस बाबर आजम का जो एक नेचुरल फ्लो है वो डिफरेंट है। वो थोड़ा टाइम लेते हैं क्रीज के ऊपर, फिर जाके वो जो आपको पता है उनको जब स्टार्ट अच्छा मिलता है तो आगे वो इनिंग्स को बिल्डअप करते हैं। तो जो उनका नेचुरल प्ले उसको रहने दें, चाहे वो T20 है चाहे वनडे क्रिकेट है। आप अगर उसको चेंज करेंगे तो जिस पोजीशन पे वो बैटिंग इस वक्त कर रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की कहते हैं ना वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट बैटिंग पोजीशन होती है 1 डाउन, और इसके बाद आपका विकेट कीपर बैट्समैन होता है। वो इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसको आप उस्मान खान को T20 में लेके, अभी रिजवान हमारे पास मौजूद है। तो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मिडल ऑर्डर के अंदर जो सबसे एक बड़ा इशू हमारा है वो है पाकिस्तान का, पंजाबी में कहते हैं डक्का आपके रन्स को लगता है कि आप एकदम जो रन आपका जो रन अ बॉल की बात करें, आप उसको बिल्कुल एक स्टॉप लगा देते हैं। आपको रोटेट द स्ट्राइक पॉलिसी पे जाना पड़ेगा। ये साहिबजादा फरहान की हम सब बात कर रहे थे ना कि इतने भी बाउंड्रीज लगा के तब भी स्ट्राइक रेट 120 था। क्यों था? क्योंकि आपने रोटेट द स्ट्राइक पॉलिसी खत्म कर दी हुई है। आप हर बॉल पे कोशिश कर रहे हैं कि हम बाउंड्रीज को क्लियर करें, जो कि शायद किसी ने दिमाग में डाल दिया। मॉडर्न डे क्रिकेट इसी को कहते हैं। इस चीज को आपने खत्म करना है। पाकिस्तान, फिर कह रहा हूँ, न्यू विकेट है, नई चीज है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करे। मैं तो चाहूंगा 3-0 से आप ये सीरीज जीतें, लेकिन एक अच्छी चीज फैसलाबाद वालों के लिए कि स्टेडियम जैम पैक होने वाला है। ये अच्छी चीज मुझे लगी है कि एटलीस्ट आप एक नई वेन्यू, हाँ, नए वेन्यू में जा रहे हैं, और अच्छी बात है कि हम नए वेन्यूज़ को ऐड करें समहाउ के इंटरनेशनल क्रिकेट, और हर शहर के लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे जी, फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जी आज फैसलाबाद में मैच होने जा रहे हैं आफ्टर 17 ईयर्स। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वन आई बिलीव, और फैसलाबाद के लोग भी खुश हैं और स्टेडियम में जैम पैक होगा, और आई होप कि पाकिस्तानी टीम भी अच्छा परफॉर्म करे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट वाक़े की तरफ निशानदेही करनी है, और उसका एक इतना अफसोसनाक पहलू है जिस पे हम बात करेंगे। हाल ही में लाहौर में जी एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जो हमारे माशरती रवैयों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। MAO कॉलेज के करीब एक तेज़ रफ्तार जो ट्रक है वो रिक्शे पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू 112 ने जी कार्रवाई करते हुए MAO हॉस्पिटल में जो जाँ बहक लोग थे उनकी लाशों को मुंतकिल तो कर दिया है, जबकि पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मगर सबसे ज़्यादा जो इसमें तकलीफ दे पहलू ये था कि कुछ शहरी हादसे की जगह पर जो लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए थे उनको उठाने की बजाय बोतलें जमा कर रहे थे जिस ट्रक से वो गिरी थी। ये मंजर समहाउ हमारी जो ह्यूमैनिटी वाला एलिमेंट है, हमदर्दी है, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। बल्कि हम किस तौर पे हम एक माशरे की तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत तशवीशनाक बात है। हम इंसानी ज़िंदगी की कीमत जहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों के समहाउ मुकाबले में हम कर रहे हैं उसको, ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो आई बिलीव कि हम एज अ सोसाइटी लोग एक्सेल करते हैं, हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से आरी हो रहे हैं। इस वक्त इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये वाक़या समहाउ एक अपनी जगह पे तो एक अफसोसनाक चीज़ है ही प्रोफेसर साहब, लेकिन दूसरी तरफ ये जो विजुअल्स देखे ये बड़े खौफनाक थे कि हम लोगों की बजाय वहाँ पे जो चीज़ें थी उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं तकरीबन 45-50 साल से लाहौर में हूँ और लाहौर की डिटीरिएशन का मैं नहीं शाहिद हूँ। इस वाक़े के 3-4 पहलू हैं मेरे नज़दीक। ये सिर्फ पब्लिक रिस्पांस नहीं है जो मुकाबले मजम्मत है,
बल्कि हमें इसका एक भरपूर तज़िये की ज़रूरत है तीन फैक्टर से, 3 एंगल से। पहला एंगल है इसका समाजी, दूसरा है इंतज़ामी और तीसरा है नफ्सियाती। मैं पहले समाजी पहलू की बात करता हूँ। समाजी पहलू में ऐसे मौक़ों पे लोग मुश्तिल होकर आग लगा देते हैं जो कराची में कॉमन है। लाहौर में थोड़ा सा पैसिफाइड लोग हैं, ठंडे हैं रिलेटिवली, उनके पास बेहिसी का एलिमेंट दोनों साइड्स पे है। अब इज्तिमाई बेहिसी सोसाइटी की जो 40-50 साल में प्रवेल की और उसमें माशी समाजी नाहमवारियों का, सोशल एक्विटी का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हैव और हैव नॉट का गैप बढ़ता जा रहा है, ये उसका रिएक्शन है। ये सिर्फ बेहिसी नहीं है, ये समाजी नाहमवारी है कि 1% 2% के पास 98% है पूरे मुल्क के वसाइल का और बाकी 98 के पास 2% है। अब कोक की कीमत क्या 50-100 रुपये होगी? तो एक इंसान की कीमत तो नहीं ना क्वांटिफाई कर सकते रुपयों में, डॉलर्स में। तो ये समाजी बेहिसी बुनियादी तौर पे तालीमी सिस्टम का भी शाखसान है। स्कूलों में, कॉलेजेस में अल्फ़ा बीटा गैमा पढ़ा देते हैं, मैथ्स पढ़ा देते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, एम्पथी, सिंपथी नाम की चीज़ों पे एड्रेस किया नहीं जाता। जापान को देख लें, पहले 2-3 साल सिर्फ वो इंसानी वैल्यूज़ को, शऊर को और मैनर्स को, एटिकेट्स को और एम्पथी को प्रमोट करते हैं, बच्चों में इम्बेड करते हैं ताकि उनमें समाजी बेहिसी ना आए। ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे स्कूल लेवल पे एक नई जनरेशन पैदा की जाए जिसमें हसासियत का एलिमेंट हो। आज से 4 साल पहले यहाँ पे पत्तों की में एक बंदा मर गया, गार्ड, और सारे खाना खा रहे थे, उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये बेहिसी है ना, ये इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे हम ज़ेरे बहस लाता हूँ दूसरी पार्ट में। तो आपने देखा मरी में 20 बंदे मर गए 4 साल पहले, इसी साहब सोए हुए थे अंदर, उन्होंने ही वॉज लीस्ट पुश्ड। ये समाज के साथ साथ सरकार का भी अमल है ना। इसी तरह साउथ पंजाब में 15-20 बंदे धक्कम पील से, स्टैम्पीड से मर गए आटे की बोरी लेने के लिए, तो वो भी एक सरकार उसमें इन्वॉल्व है। तो सरकार को अपने अमाल को यानी हुकाम को लाजमी तौर पे सेंसिटिव करना पड़ेगा ह्यूमन नीड्स पे, फीलिंग्स पे, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ पे। ये बड़ा वक्त का तकाज़ा है। सिविल सर्विस एकेडमी से लेके नीपा टाइप इदारों में ह्यूमन लाइफ की सेंसिटिविटी को उजागर करने की ज़रूरत है। ये तो एक पहलू हो गया। अब दूसरा पहलू है इसका इंतज़ामी पहलू। मैं अमेरिका में 8-9 साल रहा हूँ, वहाँ पे हैवी व्हीकल की मेंटेनेंस, उसके ड्राइवर की ट्रेनिंग और उसकी अपग्रेडेशन और उसके कवानीन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाया है, DOT, जो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स को मॉनिटर करता है पूरे अक्रॉस द बोर्ड, पूरे अमेरिका में। अब लाहौर के SP या DIG ट्रैफिक के बस में नहीं है कि वो इंस्पेक्शन करे हैवी ट्रक्स की, उनके ड्राइविंग लाइसेंस देखे, उनकी ट्रेनिंग देखे। बड़ा ज़रूरत है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए किसी थर्ड पार्टी को, इनकी मेंटेनेंस, इनकी ट्रेनिंग का। अभी हमारे PI के पायलट्स पे सवालिया निशान आए हैं और हमने उसकी प्राइस पे की। लाजमी बात है कि उसके पास ना ट्रेनिंग होगी ना लाइसेंस होगा। लाइसेंस होगा तो उसने किसी और तरीके से बनाया होगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि लाहौर और पंजाब और पाकिस्तान लेवल पे इस तरह के गाड़ियों के ड्राइवर्स, जो कराची में हर रोज़ एक डंपर से बंदा मर रहा है, ऐसा ही है। लाहौर में भी सिलसिला शुरू है। पीछे इनट्रेंड या गैर तरबियत याफ्ता लोग हैं, ड्राइवर हैं जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है हैवी ड्यूटी ट्रक की, और पीछे उन ट्रकों की मेंटेनेंस और बाकी सिलसिले गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। ठीक है जी, लोग मरते हैं, मरे, हमें क्या। एक अच्छा काम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कि उन्होंने कहा जी 90 दिन में हम ज़मीनों के कब्जे छुड़ा देंगे। सिर्फ ज़मीनों तक महदूद ना रहें, हर जगह पे सरकार इंटरवीन करे और पब्लिक कन्वीनियंस के लिए पॉलिसीज डिज़ाइन करे, रीडिज़ाइन करे और पब्लिक कंफर्ट और कन्वीनियंस को मलहूज़े खातिर रखे। बिल्कुल सही। पंजाब इन चीज़ों में बाज़ सूबों से अच्छा है, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत पीछे हैं। ह्यूमन लाइफ का तकद्दुस, एहतराम, वो ये बड़ा लाजमी है सरकार का। ये वेलफेयर स्टेट तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ तो सर्वाइवल के इशू है। वो जो 4 ख़वातीन मर गई हैं, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, तो कौन जिम्मेदार है इसका? कितने एक्शन लिए गए हैं? क्या सज़ा मिली है उस ड्राइवर को? किसने उसको लाइसेंस दिया? किसने ट्रेनिंग दी? कोई मैकेनिज्म प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है इस पर। उसके बगैर ये वाक़यात रिपीट होते रहेंगे और मुझे अंदेशा है कि लाहौर का मुस्तकबिल कराची की तरह ना हो। अल्लाह ना ही करे। अच्छा प्रोफेसर, अभी जो आपने बात की है, ये तो सरकारी की सतह पे है, ठीक है, सेंसिटिव करने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानिब सोसाइटी में भी एक सेंसिटिविटी होती है। एंड आई बिलीव हमारे
ये इंसान की जो ह्यूमन नेचर है वो भी समहाउ सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है, बट ये इस हद तक बेहिसी आना, आप क्या समझते हैं कि क्या फैक्टर्स इसके पीछे 2 फैक्टर हैं, बल्कि 2 से 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है कि समाजी नाहमवारी, जिसका मैंने जिक्र किया, लोगों को बेसिक राइट्स नहीं मिलते और 100 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, 100 रुपये का कोक, और उसके लिए वो ज़िंदगियों की इग्नोर करते हैं, इसलिए कि उनके पास बेसिक लेजिटिमेट राइट्स ही नहीं है। उनके पास सर्वाइवल की, इकोनॉमिक सर्वाइवल की, ये माशी रीज़न है पीछे इसके। दूसरी रीज़न है स्कूलिंग। स्कूलों में सिर्फ अल्फ़ा बीटा थीटा पढ़ा के फारिग कर देते हैं, अली ज़बरा बेज़बरा बाबा, बस। इसके अलावा ह्यूमन वैल्यूज़ और सेंसिटाइज करना सोशल नीड से, सोसाइटल नीड से, एम्पैथी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में एज ए होल मिसिंग है, और इसके लिए स्कूलिंग इज़ द बेस्ट वे। जापान में पहले 2-3 साल एम्पैथी, ह्यूमन वैल्यूज़, एटिकेट, मैनर्स सिखाए जाते हैं। बगलगिर कैसे होना है, स्माइलिंग एटीट्यूड क्या चीज़ है, मुसाफा कितना करना है, खुश अखलाकी का चीज़ है। हमें ये बताया नहीं कि मैं लाहौर के एक बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, हमें आज तक सफाई का नहीं बताया गया कि ज़मीन पर कागज़ फेंकना मना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो स्कूलिंग में होती हैं। उससे पहले माँ की तरबियत है। अगर माँ हसास है, घर का माहौल में ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हर चीज़ की तान आके उस पर टूटती है पैसे पे। पैसा जब लोगों को सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती और मेहनत से वो दाल रोटी नहीं चला सकता, अपने घर के एक्सपेंसेस नहीं पूरा कर सकता, तो ये रिएक्शन उसका भी हो सकता है, लॉजिकल रिएक्शन है। सोसाइटल इनसेंसिटिविटी लिंक्ड है माशी अदम इंसाफ से, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अच्छा प्रोफेसर, दूसरी जाने फिर सेंसिटाइज करने के लिए समहाउ किया क्या जाए? ये तो आपने स्टेट एंड से बात की कि ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अगर नहीं है तो एक बंदा कैसे होगा, बट उसके अलावा भी देयर शुड बी सम वे कि हम जहाँ पे इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों को या मॉडल्स को डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि किसी बाउंड्रीज़ की मोहताज नहीं है समहाउ। मेरा ख्याल है तालीमी निज़ाम में अर्ली एजेस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन की ज़रूरत है। महकमा तालीम को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने कोर्सेज रिविज़िट करे फौरी तौर पे, और बड़े बड़े भारी बस्ते जो पकड़ा देते हैं, अमेरिका के एडिशंस की किताबें दे देते हैं। मेरी छोटी बेटी, मुझे याद है, वो इसका क्लास 2 में इतना भारी बस्ता होता था, वो व्हील पे लेके जाती थी, व्हील बैग पे उठा ही नहीं सकती थी। जबकि यहाँ मैं कनाडा गया, जापान में मैंने देखा, वहाँ बच्चों को कहते हैं आओ पहले 1-2 साल फन और पार्टीज और मैनर्स सीखो, एटिकेट सीखो, इखलाकी इक़दार देखो, सोसाइटल सेंसिटिविटी पे उनको सेंसिटाइज किया जाता है, दर्जा हसासियत उनका बढ़ाया जाता है। कोर इशू है दर्जा हसासियत, यानी ह्यूमन सेंसिटिविटी इंडेक्स में हम हर चीज़ की तरह यहाँ भी पीछे हैं। ह्यूमन फीलिंग्स इंडेक्स में जो हार्वर्ड में बन रहा है, शायद हमारा हस्बे मामूल 200वां नंबर होगा। हम इकोनॉमिक्स में उठेंगे तो उसके साथ ये चीज़ें इकोनॉमिक्स से लिंक्ड हैं और तरबियत से लिंक्ड हैं और घर के माहौल से लिंक्ड हैं। हमने मजहबी वैल्यूज़ को सिर्फ इबादत तक महदूद रख दिया। मज़हब की जो वैल्यूज़ हैं वो दुनिया में बहुत ज़बरदस्त हैं। उसकी इंटरवेंशन से एक अच्छा इंसान जब बनता है तो सोसाइटल सेंसिटिविटी उसकी रगों पे में सरायत कर जाती है। इस पर मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अगर दीन को एवरीडे लाइफ से निकाल दें तो चंगेज़ी बन जाती है। चंगेज़ियत की तरफ ये पहले स्टेप है जो आपने जिक्र किया इसका, और बड़ी ज़रूरत है कि इस पे एक सिस्टमेटिक इंटरवेंशन गवर्नमेंट करे। पंजाब डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, प्राइमरी में कोर्सेज ऐसे डाले, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि हक कैसे करना है अपने क्लास फेलो को, इज्जत कैसे देनी है, उसके बेसिक लेजिटिमेट राइट्स को कैसे लुक आफ्टर करना है, राइट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे देना है। ये बुनियादी तालीमात का हिस्सा होंगी तो हम मैं जापान में गया हूँ जी, इतना वैल्यूज़ हैं उनमें, इतनी आज़ी है, इतनी इंकसारी है, बढ़ के मारना, और ये सोसाइटी में जो पंजाबी फिल्मों में सिखाया जाता है इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। और ये कब्जा ग्रुप, मैंने जापानियों से टोक्यो में पूछा, यहाँ पुलिस मुझे नज़र नहीं आती, कहते हैं आपको इंटरनेट से ढूंढे शायद कोई पुलिस स्टेशन मिल जाए, क्योंकि उन्होंने सोशल बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है और माशी नाम हमारियाँ एड्रेस कर दी हैं कि पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। हर बंदा कमाए, अपने बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ पे एक महदूद क्लास का वो है एक्सेस या कब्ज़ा, जो भी आप लफ्ज़ कह लें,
और वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं होने देते। नतीजा क्या है कि मैं लाहौर में हाईटेक प्रोफेशनल्स को देखता हूँ 7 डेज ए वीक कर रहे हैं सिर्फ सर्वाइवल के स्ट्रगल में, कहते हैं हम जिंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ बिल देने के लिए, खासतौर पे बिजली का बिल। अब सिर्फ बिजली का बिल ही एड्रेस कर लें तो पहली इसकी अनॉमली, तो पहली सोशल इंटरवेंशन है पॉजिटिव प्रो पीपल। सो प्रो पीपल गवर्नमेंट होना, प्रो पीपल सरकार होना कोई इशू है। बाकी कॉस्मेटिक्स है, नीले पीली कारें मोटरसाइकिलें कारें बांट दी, वो 10-20 से फ़र्क नहीं आना, उससे फ़र्क आना है सोशल जस्टिस से, थाना कल्चर में आसानी, उसके बाद अदालतों में छोटी तारीखें, लॉ में सरकार सपोर्ट करे, मेडिकल में फैसिलिटीज़ हों एक्सेसिबल। कनाडा एक आइडियल कंट्री है जहाँ पे हर चीज़ है। हम कनाडा के मॉडल को रेप्लिकेट करना मुश्किल है, हमारे से 75 साल पहले तरक्की ली थी, उसने आज़ादी ली थी, तरक्की की बिरा वेलफेयर स्टेट में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नंबर 1 हो गया। लाइकवाइज जापान, हम तो सांस ले रहे हैं तो यूएन की रिपोर्ट आई है कि 7 साल लाहौर के लोगों की जिंदगियां कम हो गई हैं ये पार्टिकुलेट की वजह से। एब्सोल्युटली, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट मस्ट बी एड्रेस। थैंक यू वेरी मच वर्षा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद हमारे साथ मौजूद थे जो सोशल इनजस्टिस है उसके ऊपर बात कर रहे थे और इस तरह के वाक़यात को संभव बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं और इस पे हर डिपार्टमेंट, हर स्टेक होल्डर की इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हमारे पास एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे साथ शोबे में ज्वाइन करी हैं। डोमिनिक मारिटा हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ फ्रॉम स्वीडन और ये एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो हैं लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में कोलैबोरेशन के साथ जो एक फेस्टिवल जारी है वहाँ पर ओपनिंग में इनका एक म्यूरल प्लेस किया गया है जिन्होंने यहाँ पर जो उमर साहब हैं कराची आर्ट्स काउंसिल में उनके साथ मिलकर बनाया है। सो आज हम इनसे बात करेंगे, इनको कराची कैसा लगा और ये कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। डोमिनिक मारिटा हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो डोमिनिक, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू एंड हाउ इज पाकिस्तान ट्रीटिंग यू सो फार? Hi, good morning. I'm feeling very good. I had a beautiful night's sleep. I hope you guys also feel energetic for the day. I'm feeling very good and all the people are amazing here and I'm having the best time. I'm glad that you're having the best time and thank you so much for joining us in our show. So tell us about your experience and what was your first expression or impression about Karachi when you first visited it, right? Yes, so as soon as I landed, I was greeted by our amazing team. And since then, I've had a busy schedule with amazing things going on and beautiful smiles and beautiful shared moments together. The streets are very busy and the buses are my favorite. I love cars to start with, but the buses, like cars and colors together and patterns, it's the best thing I know. That's amazing. So, Dominic, tell us about your art form, right? You are known for transforming public spaces into like vibrant storytelling canvases. How you choose the stories and themes and bring them to life from on a wall? Yeah, so I always work with intuitive painting. I usually go straight onto the wall. So then when I have customers in other countries, I never show them really a sketch. We just, I get booked for like the intuition I have for my art. So every brush stroke, I call it magic. So we paint together with the flow and if new ideas come up, the ideas will be alive. Oh, that's so amazing. It's a very fun process to do. I'm sure that's good. That's a process should be very fun. So your work often explores identity, culture, community. So what inspired you to focus on such powerful concepts and themes? I believe some symbols are universal, so they are in every culture and every country, and I love to keep them with me, and some are more stronger than others. So for example, for me, I really love the palm. I love also the bear paw and I love eyes and the sun. And some people are more connected to the moon, for example, but I love the sun. And in this one, I brought a little bit of my culture, so I did a Viking boat in the bottom. And I brought the waves because we are by the coast. So it's
It's a beautiful play of patterns and a lot of fun. I'm sure. You are participating in an art festival in Karachi. So could you tell us about your project which you are displaying here right now? Yes, so there are so many things happening all the time. The schedule is very full. And what I'm doing is live painting. So I'm doing the murals, and some other artist friends are doing theater, they're doing dance, they're doing singing. And I wish I could attend everything because it's a very busy schedule with so professional and passionate artists. So if you're close by, you should take a look into it. I'm not close by. I'm so sorry, and that's very unfortunate. I live in Lahore and you are in Karachi right now, so I have to travel and take a flight and come and visit your artwork. But I'm sure that's going to be an amazing one. I'm seeing visuals on our TV screens right now, so I'm sure you're having the best time. Tell us about the street art. It's often described as a dialogue between an artist and a city. So how do you connect with the local environment and before starting a mural? Can you repeat the question one more time? So I was asking, so tell us about your, murals. It's basically a large scale one, and your murals are very visually bold. So what challenges do you face, and somehow tell us about how do you connect with the local environment while you start a project, mural on the wall? So I communicate a lot with the friends I have here and the people, and I bring what they are saying into what I'm painting. So it's a lot of social conversations and a lot of fun time together, and a very strong community feeling because everybody is helping and the people come up and give me a lot of help. So it's a very social event. I'm sure. So Karachi has a very rich and colorful and vibrant sort of, art scene. Did you get a chance to explore Karachi and, visit the streets and watch the, local culture and everything around there? Yes, I've visited the streets one time, but today we're going to visit the beach after this interview. So I'm very excited to see that part of the city because I haven't seen it before. And yesterday we went into the city, to the market, and it's beautiful to go around in the bus and see everything that's happening. So did you find any sort of similarity between your artwork in Sweden and here in Pakistan, specifically in Karachi? Ooh, I don't think they're we have mosaic, for example, in some places, and we have beautiful architecture, and some of these patterns can be similar, but I don't. It's nothing that comes directly that I know about. Okay, but so I will think about it. Oh, lovely. Okay, so tell us about any international artists or mural artists you get inspiration for your work. Oh. It's a very beautiful mix of artists. Okay. So that's also a hard question. I think my biggest inspiration is freedom. When I see people being free and creating freely. There's one girl who is really cool. She's called Emblu. Embla, I think her real name is, but Emblu Lulu. And probably she's gonna be happy if I say her name. She's very cool. Okay. I don't think we have spoken, but she's a very cool Swedish artist. I'm sure. So for young artists, different styles. Okay, she works in different styles. So for young artists, who dream of exploring or expressing themselves through this art form you are doing right now, so what advice would you give them, while expressing their emotions or any sort of expressions through their art form? So the most important thing I would say to myself and to everyone is just to start projects. I know many of us artists have so many big ideas and so many things we want to do, but the most important thing is to start it, because everyone can do it if they just make sure they take the decisions in the right direction. I'm glad. So lastly, what's next for you after this festival? What are you planning? Where are you visiting next?
Yeah, so after this festival, I have a plane ticket to Istanbul. So I was going to live there for around a month and visit a friend and do some art. And after that, I'm moving to Portugal. I'm going to live by the coast. I have rented an apartment there now. But in the previous short interview, I was invited to go to Lahore, and now I feel my heart is a little bit called to follow that. So we will see where I'll end up. We would love to have you in Lahore, and trust me, Lahore's food is really good, so you'll get a chance to, you know, have lots of delicious food over here. And Lahore is very culturally rich city, so I believe you would love it here. So whenever you get time, whenever you get a chance, do visit Lahore. We would love to have you and host you. Yeah, that would be beautiful. Thank you so much, I Dominic. cross my fingers. Thank you so much. It was lovely having you on the Thank you show. so much. Have a beautiful day. You too have a great day. Dominic Okay. मारिटा हमारे साथ मौजूद थी जी, स्वीडिश आर्टिस्ट हैं और इस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं, फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, म्यूरल आर्टिस्ट हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से बता रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी आपकी मुलाकात हमने एक यंगस्टर से करानी है, लेकिन उससे पहले हम जरा किचन का रुख करेंगे, जहाँ पे शेफ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? बिल्कुल खैरियत ठीक है से? जी, बिल्कुल। आपका खाना तो बिल्कुल रेडी लग रहा है। जी, क्या बिल्कुल। बनाया आज आपने? जी आज हमने होममेड थिन क्रिस्प पिज़्ज़ा, और जिसको हमने शॉर्मा पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, और ठीक है। उसमें स्पाटा रोल मार्केट में काफ़ी है, बिल्कुल तो ठीक है। होममेड स्टाइल में जो है ना वो भी बताएंगे। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है टोर्टिला ब्रेड। ठीक है। उसको बटर के अंदर जो है ना हमने दोनों साइडों को अच्छी तरह से जो है ना टोस्ट करना है, और टोस्ट करने के बाद इस शेप में आने के बाद तो शेफ़ हमज़ा मेरी जो है ना करेंगे हेल्प। तो प्लीज़ आप इसकी मेकिंग करें, मैं उतनी देर जो है ना चिकन की रेसिपी गाइड कर देता हूँ, जो कि पहले से बना चुका हूँ। ठीक है। तो इसमें 250 ग्राम चिकन, इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हल्दी 1 पिंच, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून साल्ट, ठीक है। और सिरका 1 टेबल स्पून, और गार्लिक अदरक लहसुन की पेस्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक का पाउडर इस्तेमाल करूँगा। यस, ओके। 1 टीस्पून, और मस्टर्ड सॉस और ब्लैक पेपर 1 पिंच। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे मैक्सिमम जो है ना कोई 1 घंटा रूम टेम्परेचर पे या फ्रीज़र में रिटार्ड होने के लिए रख देंगे। तो जी यहाँ पे टॉपिंग होने के बाद जो है ना हमारे पास ये शेप आ चुकी है। हम इसको मैक्रोन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रोन भी कर सकते हैं, और पिछली वीडियो में बता चुका था कि हम इसको उसमें भी कर सकते हैं, फ्राई पैन के अंदर भी, फ्राइंग पैन के यस। तो ये गन फायर हमारे पास अगर घर में इजीली जो है ना वो मिल सकती है, तो लास्ट जो है ना फाइनल हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट जो है ना इसकी, और दोनों तरफ से ये जो है ना बटर के अंदर टोस्ट हो चुकी हैं, तो फाइनल टच हम इस तरह से देंगे। यस, और इसके बाद हम जो स्पाटा रोल बनाएंगे, अब इसमें मैंने 3 फ्लेवर जो है ना 3 फ्लेवर बना चुका हूँ। ठीक है। कौन से फ्लेवर्स आपने बनाए हैं? यस, इसमें मैंने टमाटो सॉस डाली है, टमाटर की जो बनी हुई, और चीज़ क्रीम। ठीक है। और मार्केट में एक जो स्पेशल सॉस है जो मायोनीज़ के अंदर बनती है, इन तीनों सॉसों का इस्तेमाल करते हुए मैंने वो चीज़ बनाई है। बिल्कुल ठीक है। तो जी यहाँ पे ये देखिएगा कितनी खूबसूरत जो है ना हमारी शेप इसकी आई फाइनल प्रेजेंटेशन जी कैमरे में दिखा दें। ओके, बेहतरीन है। अच्छा जी, ये हमारा स्पाटा रोल जो होममेड है, इसके अंदर ब्लैक ऑलिव चीज़ और चिकन, और लास्ट में हम जो स्पेशल सॉस है वो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसको रोल करके हम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में माइक्रो करें या इसे फ्राई पैन के अंदर बटर लगाते हुए यस वो कर लें। तो ये हमारा रोल भी तैयार हो चुका है। ओके, सो ये तमाम चीज़ें रेडी हो गई। आपने इसी को थिन क्रस्ट के साथ आपने जो दूसरी क्रस्ट में बनाया वो भी सेम रेसिपी है? सेम रेसिपी है, सॉसेज देने, और जो इस तरह से आएगा तो हम इसको मैक्रोवन करेंगे, फिर ये मेल्ट होगा, और फाइनल लुक जो है ना हम इस तरह से देंगे। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच शेफ नदीम चीमा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमें बताई जी। और ये आप घर पर, बच्चे यूजुअली लाइक करते हैं, आप उनको लंच बॉक्स या इस तरह की चीज़ें रेसिपीज़ घर पे ट्राई करके उनको दे सकते हैं। अच्छा जी, आजकल जब हम डिजिटल दौर की बात करते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, हर शोबे को समहाउ इन्होंने चेंज किया है, और अब ये एज या उम्र की हद तक भी महदूद नहीं रही हैं।
बल्कि अब हर एज का बच्चा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी है, सारी चीज़ें कर भी रहा है, देख भी रहा है। दुनिया भर में जी बच्चे कोडिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, उस पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और जो AI जैसे मुश्किल आइडियाज़ हैं समहाउ दो के कन्वीनियंस भी है, लेकिन एक बच्चे के लिए इन चीज़ों को अडॉप्ट करना, उसको सीखना डेफिनेटली मुश्किल है। हम एक ऐसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट किड से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, सैयद जागीर अली अकबर, जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में जी अपनी मेहनत हो, जहानत हो, उसकी बदौलत सबको हैरान किया है। कई वेबसाइट्स तैयार की हैं, आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इस एज के अंदर अगर आपको राइट डायरेक्शन या आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। इस वक्त सैयद जागीर अली अकबर हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं जो इनके मेंटर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतने माशाल्लाह यंग हैं, छोटे से हैं, ये इतना सारा कुछ आपने अचीव किया है, कैसे? मैंने तो कर लिया क्योंकि मैंने बहुत सारी कोर्सेज़ किए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, SEO किया, वेब डेवलपमेंट किया और ये सब कुछ मैंने शुरू किया था अपने 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में। तो ये आपको कैसे गाइडेंस मिली? मैं आपके टीचर से भी बात करूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि सारे 7 इयर्स में तो शौक होता है, मैंने वीडियो गेम्स खेलनी है, मैंने क्रिकेट खेलना है, मैंने बाहर जाना है। आप ये सब भी करते थे और साथ ये काम भी करते थे? मैं असल में यहाँ पे अपने ब्रांच ग्रुप ऑफ IT कॉलेजेस से मैंने सीखा है। वहाँ पे मैंने अपने बाबा को बोला था मुझे किसी IT कॉलेज में एडमिशन करवाएं, क्योंकि मुझे गेम खेलने का बहुत शौक़ था। और अक्सर जब मैं उसके अंदर करैक्टर्स यानी कि जब अपने में बाय करता तो मेरे पास इतने कॉइन्स नहीं होते थे। तो मैं सोचता था मैं कोई अपनी गेम बनाऊंगा ना, उसके अंदर मेरे पास सारे करैक्टर्स अनलॉक होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा था मैंने गेम डेवलपमेंट करनी है। मैं वहाँ पे गया तो फिर फिर उन्होंने कहा कि ना गेम डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत छोटा है, आप इसको कोई और कोर्स करवाएं। फिर बाबा ने सिलेक्ट किया कि हम इसको डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मगर उन्होंने कहा ये तो अभी भी छोटा है। मगर बाबा ने कहा आप इसको 1-2 दिन पहले चेक करें, अगर यानी कि अगर ये ठीक नहीं चला तो ठीक है, और अगर ये चल गया तो आप इसको अपने पास रख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने 2-3 दिन चेक किया तो बाबा ने जब उनसे रिपोर्ट पूछी तो उन्होंने कहा आपका बेटा करंट है। ओके, टैलेंटेड है। और फिर उसने सब सीख लिया इतनी छोटी सी उम्र में। चले ज़बरदस्त। काश सर बताइएगा, ज़ाहिर है एक मैं जैसे भी बात करी थी कि यंग बच्चा, ज़ाहिर है आपका दिमाग बहुत वाइब्रेंट होता है, सब कुछ होता है, बट समहाउ एक राइट डायरेक्शन को ऑप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। जब ये आपके पास आए थे तब क्या सूरत हाल थी, कैसे सीखा, लर्निंग प्रोसेस कैसा था इनका? इसका लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा था, इसका IQ लेवल बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन मुझे सलूट है इस तरह के पेरेंट्स के जो जैसे इनके फादर हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि हर बाप अपने बच्चे के लिए ऐसे ही सोचे कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एक छोटी सी उम्र से बच्चा जब स्टार्ट करता है उसका माइंड एक तरफ होता है, वो डिस्ट्रक्टेड नहीं होता। तो उस वक्त जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने ज़्यादा पॉजिटिव देखे। अब आप यकीन करें इस बच्चे की मिसाल हम क्लास में ये हर एज ग्रुप के अंदर बैठता है, मतलब इसके सारे जो कोलीग्स हैं इसके क्लास के उससे बहुत बड़े हैं। हमें इसकी मिसाल देनी पड़ती कि यार अब देखें उसने जागीर वॉचेस के नाम से अपनी स्टोर बना लिया है और अब ये फ्यूचर में ट्रेडिंग करेगा, फिर इसको AI पे लाना है। अब हमने इसके बाद शॉपिफाई डिसाइड किया हुआ है, उसको साथ लगाकर फिर ये ट्रेडिंग में आ जाएगा और वर्क फ्रॉम होम करेगा। क्या बात है, माशाल्लाह। तो जागीर मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ तो ये कोर्सेज अपनी जगह चलते हैं, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, वो कैसे टाइम मैनेज करते हो आप? कितना टाइम स्कूल में गुजरता है, फिर कोर्सेज और फिर अपनी चीज़ों पे भी, जैसे भी आपने कहा आपने अपना स्टोर भी बना लिया है? जी, पहले तो मैं सुबह उठता हूँ तो फिर यानी कि 8 o'clock मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है। स्कूल से मैं 2 o'clock वापस आता हूँ तो फिर मैं अपने ट्यूशन चले जाता हूँ। ट्यूशन से मैं 6 o'clock आता हूँ तो वहाँ से मैं अपने ब्रांच कॉलेज चला जाता हूँ। वहाँ से फिर मैं आता हूँ अपने 9 बजे, जिसमें से 15 घंटा मैं अपने पढ़ाई को दे देता हूँ। पीछे बचते हैं 9 घंटे जिसके अंदर मैंने सोना भी है, खाना भी है और रेस्ट भी करना। ठीक हो गया। तो इस 9 घंटे में सोना, खाना, रेस्ट और थोड़ी थोड़ी फ्रेंड्स के साथ खेलना, वो सब हो जाता है? फ्रेंड्स के साथ खेलना तो सिर्फ संडे को ही होता है। सिर्फ संडे को होता है? सिर्फ संडे को होता है। ओके। तो सैटरडे। तो मुझे अपने स्टोर के बारे में बताएं कि आपने जागीर वॉचेस के नाम से कोई स्टोर बनाया है, कैसा है ये स्टोर, क्या है? जी, मेरी एक वेबसाइट है जागीर वॉचेस के नाम से, जिधर मैं अपनी वॉचेस सेल करता हूँ। और फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं AI के साथ मिल के
उसकी सेल्स बढ़ाऊंगा और एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो जिस तरह आपके पास अली बाबा है, दराज है, अमेज़ोन है, इस तरह की फिर मैं आगे बढ़ के एक ऐसा स्टोर बनाऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो कि हर तरह की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। बेहतरीन। तो अच्छा काश साहब, जाहिर है ये बच्चा इज़ 10 years old अभी, और 7 years से ही वाज टेलिंग अस कि इसने अपना काम शुरू किया है। Isn't it difficult बिकॉज ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि हम सिखा भी रहे हैं कोर्सेज़ के अंदर, और जो बहुत बड़ी एज में जाके लोग तवज्जो देते हैं कि हमने कुछ इस तरह का कोर्स करना है। Was it challenging for you as well? अच्छा, जब इसको एडमिशन दिया था तो मैंने उस वक्त सोचा था कि एक मेरी सीट ज़ाया ना हो जाए क्योंकि एज बहुत कम है, बट इसको फिर चांस दिया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने चांस गलत दिया। आई थिंक कि मेरा बच्चे ने व्यू चेंज किया, और उसके बाद हमारे पास इसकी तरह के और बहुत बच्चे हैं जो मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि एक बड़े हाईटेक कोर्सेज में है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कोई समझ रहा है, फिर कोडिंग में आया हुआ है, फ्रंट एंड भी कर रहा है, बैक एंड भी कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। और इस एज ग्रुप में इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का बंदा भी कर सकता है, सिर्फ आपकी सोच को बदलना है। और ये कोई इतनी वो भी नहीं है क्योंकि एआई का दौर है, आपको बहुत चीज़ें फैसिलिटेट हो जाती हैं, आपका रुझान जो है ना वो चाहिए, सिर्फ आपकी सोच चाहिए उसके साथ, तो आप बहुत आउट क्लास रिजल्ट निकाल सकते हैं। हर कोई कर रहा है इस वक्त। अब देखें ना, फ्यूचर तो आपका ऑनलाइन ही है, आपका एआई ही है, आपका आईटी ही है, ये सबको नजर आ रहा है। तो 800 बिलियन जॉब्स आएंगी आपकी दुनिया से, 800 बिलियन, लेकिन मेरा बिलीव है कि 1600 बिलियन आएंगी भी, तो हमें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर ये छोटे से बच्चे कर सकते हैं। मेरा सवाल यहीं पे है कि टेक्निकलिटी ज़ाहिर इस चीज़ में होती है, और एक बच्चे को सिखाना, बिकॉज वो एक एजुकेशन ले रहा है जो कि बहुत इनिशियल एजुकेशन है, टेक्निकलिटी को संभालना, समझाना, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग काम है somehow। अब बिल्कुल है, लेकिन ये चैलेंज तो उसके टीचर का है ना, ये हमारा काम है। मेरा बिलीव है कि अगर आपका मेंटोर अच्छा है, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उनको पढ़ाना या सिखाना है। जैसे मेरी सोच है, जब इंस्टीट्यूशन बनाए थे तो जो हमने अपने टीचर्स को एजेंडा दिया था, एक पॉलिसी दी थी, वो ये थी कि पढ़ाना नहीं सिखाना है। इसमें फ़र्क है। अगर हम तमाम में आपके तवज्जुह से ये बात मेरे बाकी मेंटोर्स तक भी पहुँचे, टीचर्स तक भी पहुँचे कि बच्चों को पढ़ाने के बजाय सिखाने में आए तो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो सिखाएं, उसको मुश्किल में न डालें। बिल्कुल ठीक है। तो अब सबसे मुश्किल क्या लगता है जागीर आपको? मुश्किल तो कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर आप कुछ भी करने पे हैं आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप क्या क्या सीख रहे हैं ये बताएं, और आगे आपने जो गेम डेवलपमेंट का सोचा है कि आपने वो सीखनी है, उस पर कुछ काम शुरू किया? मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, एसईओ की है और वेब डेवलपमेंट की है। मैं जब आया था अपने यानी कि इन कोर्सेज़ के अंदर, तो पहले तो मैंने कोर्स कर लिया, फिर जब दूसरे कोर्स में मैं आया तो फिर भी मैंने वो कोर्स कर लिया चुप करके। पर जब मैं एंडिंग का कोर्स है, मैंने कहा बाबा जी मुझे गेम डेवलपमेंट सीखनी है। जब मैंने एसईओ कर लिया तो बाबा ने कहा कि बेटा अब आप ना वेब डेवलपमेंट एक बार सीखो। तो वहाँ पे जो मेरा गेम डेवलपमेंट का जो उनसा ख्वाब था वो वहाँ पे अधूरा रह गया है। अब मैं अपनी इसी यानी कि अब मैं वेब डेवलपमेंट के अंदर ही यानी कि मैं फोकस कर रहे हो। चलो, अब गेम डेवलपमेंट को मैंने छोड़ दिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी अब बहुत टाइम है माशाल्लाह आपके पास, आप सब सीख लोगे और सीखना भी चाहिए। आई बिलीव एंड यू आर सो टैलेंटेड एंड ब्लेस्ड माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच कि आप आए एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारी चीज़ें आप में यहाँ पे बैठ के समझ में आती हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट है, अभी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को छोड़ के कुछ प्रोडक्टिव और कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो उनके लिए मेंटर्स का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और विद टाइम जैसे वर्क फ्रॉम होम या डिजिटल या एआई, ये सारी चीज़ें एक्सेल कर रही हैं दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। आज बहुत दिनों के बाद हम एक अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले हैं अपने सेट के ऊपर। आज हमारे पास बड़े टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं, हसन अली और अशतर अली हमारे साथ मौजूद हैं जी। अभी रिसेंटली हम सब जानते हैं पाकिस्तान आइडल चल रहा है, उसमें भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने आप को। इसके साथ साथ सुर ताल अकेडमी, जिसको हम बहुत एडमायर करते हैं, एडोर करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत यंग टैलेंट निकलता है।
और वहाँ के जो टीचर है ज़िया साहब, मैंने पर्सनली उनका इंटरव्यू किया हुआ है, फिर जितने बच्चे आते हैं वो सब बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड है। तो मेरा तो सुरताल अकेडमी को हमेशा से मैं सब मामले बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि इन बच्चों को सिखाते हैं, इनको ग्रूम करते हैं और फिर यहाँ तक पहुँचाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, सब बेहतर है। आप लोग तो बड़े छाए हुए हैं जी, कैसा लग रहा है अभी ऐसे, चूँकि पाकिस्तान में इस तरह के कॉम्पिटिशन्स बड़े कम होते हैं, सो आई बिलीव कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है समहाउ। बताएं कैसा एक्सपीरियंस था आपका? पाकिस्तान आइडल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला वहाँ से, और फर्स्ट टाइम था मेरा इस तरह कराची जाना, और ये एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप दोनों शुरू से साथ एक गिटार प्ले कर रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है? ऐसे शुरू से ही कोलैबोरेशन थी, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मैच्योर होती गई। तो आफ्टर दैट ज़बरदस्त। तो अब मुझे ये बताएं कि आपने, आप बता रहे हैं आपने बहुत यंग एज में गाना शुरू किया, फैमिली में कोई और भी ऐसा था जो सिंगिंग जो करता हो और फिर आप उससे इंस्पिरेशन ली हो आपने? नहीं, फैमिली में कोई भी नहीं, यू आर द ओनली वन? यस। ओके, ज़बरदस्त। तो सीखा आपने सुरताल अकेडमी से ही है? ओके, सो अब हमें क्या सुनाने वाले हैं? अपनी आवाज़ का तारुफ करवाए ना। मैं आपको आंखों के सागर बेहतरीन, चले हम सुनते हैं। सबका तुम्हारे चली सर का। बिल्कुल सही है। चलो शुरू करो आप। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर। वेरी वेल डन। तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान आइडल में कौन सा ऐसा गाना गाया था जो बड़ा आपको पसंद किया गया हो? मैंने वहाँ पे आपकी याद अहमद जानजेब सर का गाया। वो भी अब आप सुनाएंगे हमें? जरूर। अभी नहीं, अब पहले हम ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, जाहिर है आप इस तरह, आप चूँकि गा भी रहे हो, बहुत आपने ट्रेनिंग भी ली है, प्रॉपर्ली सीखा भी है, मैं प्लेटफॉर्म्स के हवाले से जानना चाहूँगी। आप, सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है, बट कॉम्पिटिशन्स होना, इस तरह से रिकग्निशन मिलना, ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है समहाउ। ये क्या आप डिफरेंस फील करते हो या गैप फील करते हो समहाउ? गैप, हाँ, कि ये मार्जिन और होना चाहिए सिंगर्स के पास कि उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिले। होना तो चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ भरी होनी चाहिए आर्टिस्ट के लिए जितने भी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन जब कोई उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, दैन सोशल मीडिया प्लेज एन एसेंशियल रोल इन दैट। होना तो चाहिए हमारे पर्सपेक्टिव से, ताकि जितना भी जो टैलेंट है कि जो नहीं सोशल मीडिया पर आ पाता या जिनको नहीं इतनी नो हाउ कि कैसे ऑपरेट करना है, so they can also will that specific opportunities within the premises of Pakistan. I so agree with that. I think आप सुरताल अकेडमी का जहाँ हम जिक्र करेंगे, इंस्टीट्यूशंस तो हैं, बट एक इंस्टीट्यूशन आई थिंक इट्स नॉट इनफ। बहुत टैलेंट मौजूद है जिसको पॉलिश होने की ज़रूरत भी है, एंड दे नीड अ मेंटरशिप समहाउ। और आपको लगता है कि इसमें कोई डिग्रीज भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को ये भी इंट्रोड्यूस समहाउ करना चाहिए? इनफैक्ट NCA तो करवाते हैं म्यूज़िक कॉलेज के अंदर, उसके अलावा भी होना चाहिए ताकि उनको म्यूज़िक के अंदर वर्सिटिलिटी मिले कि अगर इस यूनिवर्सिटी का ये पर्सपेक्टिव है म्यूज़िक डिग्री के अंदर तो दूसरी का दूसरा होगा। हर किसी का जॉनरा डिफरेंट होता है म्यूज़िक के अंदर, तो उसके जॉनरा के मुताबिक उसको अगर स्टडी मिले, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। दैट्स ग्रेट। तो चले हम कुछ और सुनते हैं आपसे, क्या सुनाएंगे? क्या सुना? पाकिस्तान आइडल वाला सुना दें जो आपने वो गाया था, वो हम सुनते हैं। चलो।
आपकी याद आती रही रात भर, रात भर आपकी याद आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, रात भर कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज़ आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, रात भर। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। अब ये जो ट्रेनिंग रहती है ना, सिंगर्स की आवाज़ जो सीख रहे होते हैं वो पता लग रही होती है कि आपने सीखी है। तो अभी भी आप सीख रहे हो म्यूज़िक? हाँ जी। और कितना रेगुलर करते हो अपने काम के साथ ये सारी चीज़ों को? What else do you do? स्टडी के साथ साथ रियाज भी करता रहता हूँ सुबह के टाइम। ओके। और म्यूज़िक चलता रहता है साथ साथ ही। ओके। तो कोई ऐसा सिंगर, हमारे लेजेंड्स इतने सारे हैं जो कि लिविंग लेजेंड्स भी हैं और हमारे जो माजी में भी रहे हैं, किससे इंस्पिरेशन लेते हो, किसको आइडियलाइज करते हो? मैं आतिफ असलम सर को, उनको मैं बहुत सुनता हूँ। ओके, उनको ज़्यादा सुनते हो। ओके, अभी आपने एम ए जहांजेब का गाना गाया था। ओके ओके। सो पाकिस्तान आइडल में भी बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मिला, इंटरैक्ट करके कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा रहा उनके साथ, क्योंकि मैं यंगेस्ट कंटेस्टेंट था वहाँ पे, तो सारे मुझसे अच्छे गाने वाले थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा रहा, उनसे सीखने को मिला मुझे और इंजॉय भी हुआ हमारा वहाँ पे, सही चलता रहा वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड अश्तर, हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, कुछ कहना चाहो? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितना भी पाकिस्तान के अंदर यंग टैलेंट है, ठीक है, उनको प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जितना हो सके प्रमोट किया जाए। किसी का जो टैलेंट है वो उसके अंदर ही ना रह जाए, ठीक है। अब वो इधर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हो सकता है, वो मेंटरशिप्स के ज़रिए, वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए हो सकता है जो पाकिस्तान के अंदर रन हो, और डिफरेंट जॉनर्स को प्रमोट किया जाए पाकिस्तान के अंदर, और जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको भी उतनी अहमियत दी जाए जितनी पहले अहमियत थी उसकी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर आपके गाने, आपका म्यूज़िक सुनना हो, कहाँ पे सुन सकते हैं लोग, ये बताएं? आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, ऑन सेवरल सोशल मीडिया हैंडल्स। इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने रखा हुआ है? व्हाट्स योर अकाउंट हैंडल? HSN हसन MUSICALY, हसन म्यूजिक अली के नाम से। हसन म्यूजिक अली, हसन म्यूजिक अली के नाम से। इन द एंड मुझे क्लोजिंग करनी है और मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमें कुछ और सुनाएं। अब हम अपने देखने वालों से इजाज़त लेते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा, और जाते जाते हसन अली और अश्तर अली हमारे साथ मौजूद हैं, हमें कुछ सुनाएंगे। चल ठीक है। आतिफ सर कैसे सुनाते हैं आपको? डन, फॉर श्योर। चलो ना मैं जानूं, मैं ना जानूं ना तू जाने कैसा है ये आलम,
है ये रुसवाई, गुम हो गए हम, खो गए हम। वो लम्हे, वो रातें कोई न जाने थी कैसी बातें बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे, वो रातें कोई न जाने, भीगी यादें। वो लम्हे, वो रातें कोई न जाने, भीगी यादें।